नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास कुमार हिंदी धारा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, पीछे की क्लास तक हम पढ़ रहे थे। हम व्यंजन है व्यंजनों का वर्गीकरण कर रहे थे और व्यंजनों के वर्गीकरण के अंदर हमने सरलता के आधार पर देख लिया था पहला प्रकार, और दूसरा प्रकार जो हमारा जारी था वो था प्रयत्न के आधार पर। विद्यार्थियों, प्रयत्न के आधार पर एक प्रकार से प्रयत्न करते हैं, एक प्रकार का होता है श्वास व उच्चारण अवरोध के आधार पर। श्वास व उच्चारण अवरोध के आधार पर कुछ कुल 8 प्रकार के अवरोध आते हैं। उन 8 प्रकार के अवरोधों की हमने बात कर ली थी। अब है हमारा दूसरा प्रकार का, हम जो प्रयत्न करेंगे वो करेंगे बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न परिभाषा विद्यार्थी आपको याद है? बाह्य प्रयत्न किसे कहा जाता है? वह प्रयत्न जो हम व्यंजनों के उच्चारण में सबसे अंत में करते हैं। बै फोर बाह्य, इस प्रकार याद रख लो। बै फोर बाह्य और बै फोर बाद, इस प्रकार याद रख लो आपकी। बै फोर बाह्य, बै फोर बाद, यानी जब हम सबसे अंत में जो प्रयत्न करते हैं वो प्रयत्न बाह्य प्रयत्न कहलाता है। बाह्य प्रयत्न है ये विद्यार्थियों हम 2 प्रकार से करते हैं। बाह्य प्रयत्न हमें 2 प्रकार से करते हैं। बाह्य का अर्थ सबसे पहले तो कि सबसे अंत में किया जाने वाला प्रयत्न, सबसे बाद में किया जाने वाला प्रयत्न बाह्य प्रयत्न कहलाता है। उसके बाद क्या करना है? प्रकार बताने हैं। अभ्यंतर प्रयत्न था वो एक प्रकार से कर रहे थे, उच्चारण अवरोध व श्वास अवरोध के आधार पर। लेकिन ये बाह्य प्रयत्न है, ये हम 2 प्रकार से करते हैं। कौन कौन सा है? पहला प्रकार है वो है श्वास व ओरस्य के आधार पर। श्वास व ओरस्य के आधार पर। एक तो हम करते हैं श्वास व ओरस्य के आधार पर, पहला। और दूसरा प्रकार का हम जो प्रयत्न करते हैं वो करते हैं हम कंपन व स्वर तंत्रों के आधार पर। कंपन व स्वर तंत्रों के आधार पर इस प्रकार से करते हैं हम 2 प्रकार से। श्वास व ओरस्य के आधार पर, कंपन व स्वर तंत्रों के आधार पर। अब हमें इनको एक एक करके पढ़ना है, एक एक करके पढ़ना है। सबसे पहले मैं लेके आ रहा हूं, पहला जो है वो क्या है? श्वास व ओरस्य के आधार पर। पहला है वो है श्वास व ओरस्य के आधार पर। या तो श्वास व ओरस्य के आधार पर बोल दो, या क्या है दूसरा नाम क्या हो सकता है? उच्चारण काल व उच्चारण काल व काकल्य। यह है बेटा, यह उच्चारण काल व काकल्य के आधार पर बोल दो इनको, उच्चारण काल व काकल्य के आधार पर। या फिर बेटा तीसरा नाम क्या है? वायु प्रक्षेप। वायु प्रक्षेप, वायु प्रक्षेप या प्राण तत्वों के आधार पर बोल दो। प्राण तत्वों के आधार पर या प्राण तत्वों के आधार पर बोल दो। कितने प्रकार से करते हैं? कितने प्रकार से करते हैं? 2 प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार से करते हैं? 2 प्रकार से करते हैं। ठीक है, श्वास व ओरस्य के आधार पर बोल दो।
चाहे बेटा उच्चारण काल कैफ और काल कैफ और काकल्य के आधार पर बोल दो, चाहे प्रक्षेपण या प्राण तत्वों के आधार पर बोल दो, पैफ और प्रक्षेपण, पैफ और प्राण तत्व, दो प्रकार से होते हैं। नाम क्या है? नाम क्या है? पहला है अल्प प्राण और दूसरा क्या है? दूसरा है महाप्राण। महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है। अल्प प्राण और महाप्राण दो प्रकार के होते हैं, एक तो कौन से अल्प प्राण और एक कौन से होते हैं? महाप्राण। अब बेटा इनकी परिभाषा है, अल्प प्राण की और महाप्राण की परिभाषा है। अल्प प्राण की परिभाषा है, क्या परिभाषा है? शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा। पहली बात, इनके उच्चारण में अल्प प्राण, इनके उच्चारण में अल्प का अर्थ कम होता है, प्राण का अर्थ वायु होता है। इनके उच्चारण में कम वायु बाहर निकलती है, कम वायु बाहर निकलती है। पहली बात, कम वायु बाहर निकलती है, यह बात हो गई अल्प प्राण की पहली। फिर यहां क्या है? महाप्राण में क्या होगा? अधिक वायु बाहर निकलेगी। इनके उच्चारण में क्या होगा? अधिक वायु बाहर निकलती है, अधिक वायु बाहर निकलती है, अधिक वायु बाहर निकलती है। इनके उच्चारण में कम वायु बाहर निकलती है और इनके उच्चारण में अधिक वायु बाहर निकलती है। दूसरा क्या है? उच्चारण काल। इनका उच्चारण काल क्या होता है? कम वायु बाहर निकलेगी तो इनका उच्चारण काल क्या होता है? इनका उच्चारण काल छोटा होता है, छोटा होता है। और इनका क्या होगा बेटा? उच्चारण काल क्या होगा इनका उच्चारण काल, इनका उच्चारण काल लंबा होता है, यानी अधिक समय लगता है, लंबा होता है, लंबा होता है। यह है बेटा कौन कौन से व्यंजन होते हैं, कौन कौन से वर्ण होते हैं, वो बाद में एक सारणी के माध्यम से देख लेंगे हम। एक बार केवल परिभाषा है, श्वास व औरस्य के आधार पर, उच्चारण काल काकल्य के आधार पर, वायु प्रक्षेपण या प्राण तत्वों के आधार पर, दो प्रकार का, अल्प प्राण और महाप्राण। उसके बाद बेटा हमने दूसरा विभाजन देखना था हमको, कंपन व स्वर तंत्रों के आधार पर, कंपन व स्वर तंत्रों के आधार पर दूसरा विभाजन है। ये रहा दूसरा विभाजन। कौन कौन सा दूसरा विभाजन है? बाह्य प्रेतन है और दूसरा है कंपन व स्वर तंत्रों के, कंपन व स्वर तंत्रों के आधार पर। कंपन व स्वर तंत्रों के आधार पर भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कंपन व स्वर तंत्रों के आधार पर भी दो प्रकार के। पहला कौन सा होता है? एक तो होता है घोष, इस घोष को क्या कहते हैं? सहघोष भी बोल सकते हैं इसको। घोष होता है एक, और एक क्या होता है? एक होता है बेटा अघोष। घोष और अघोष दो प्रकार का। अब क्या है? घोष का अर्थ होता है बेटा गर्जना करना, और अघोष जिसमें गर्जना न हो। और उच्चारण स्वर तंत्र, स्वर तंत्र यानी बोलने के जो कारक है, करण है, बोलने के जो मुंह है, जीभ है, कंठ है, तालु, मुर्दा, इनको स्वरों के तंत्र बोलते हैं। किसके आधार पर? एक तो कंपन होगा कि नहीं होगा, और स्वर तंत्रों की स्थिति क्या रहेगी, दो आधारों पर है। सबसे पहले बेटा मैं बात कर रहा हूं घोष की, घोष की बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले घोष की बात कर रहा हूं, क्या लिखूं? इनके उच्चारण में
स्वर तंत्र। स्वर तंत्रों का मतलब क्या है? स्वर तंत्रों का मतलब क्या है? जीभ है, कंठ है, तालु है, मुर्दा है, दंत है, होठ है, ये स्वर तंत्र है। इनके उच्चारण में स्वर तंत्र काकल्य है, काकल्य, वैसे तो काकल्य आता है मुख्य रूप से। इनके उच्चारण में स्वर तंत्र आपस में मिले होते हैं, मिले हुए हुए होते हैं। अब स्वर तंत्र क्या है? आपस में चिपक जाएंगे। स्वर तंत्र आपस में चिपक जाएंगे तो फेफड़ों से उठने वाली हवा है वो क्या करेगी? इनको धक्का देकर बाहर निकलेगी। स्वर तंत्र चिपके हुए हैं, जैसे मान लो जीभ है वो तालु के निकट पहुंच गई, अब हवा निकलेगी फेफड़ों से उठकर मुंह के द्वारा बाहर निकलेगी, वो हवा इनको धक्का देगी। तो स्वर तंत्र आपस में मिले होते हैं। वायु इन्हें, किन्हें? स्वर तंत्रों को। वायु इन्हें धक्का देकर बाहर निकलती है। अब धक्का लगेगा तो गर्जना होगी, गर्जना धक्का देकर बाहर निकलती है। इसलिए कंपन तथा गर्जना होती है। कंपन भी होगा और गर्जना भी होगी, कंपन तथा गर्जना होती है। घोष की परिभाषा ये, स्वर तंत्र आपस में मिले होंगे, वायु धक्का देगी, धक्का देकर बाहर निकलेगी तो गर्जन भी होगा और कंपन भी होगा। कौन से वर्ण कहलाएंगे? घोष वर्ण। इसके जस्ट उल्टा यहां लिखना है। क्या है? इनके उच्चारण में क्या होता है? इनके उच्चारण में स्वर तंत्र दूर दूर होते हैं। अब बेटा क्या होगा? इनके उच्चारण के अंदर क्या होगा? स्वर तंत्र दूर दूर होते हैं। वायु बिना अवरोध के बाहर निकलती है। वायु बिना अवरोध के बाहर निकलती है, अब बेटा स्वर तंत्र दूर दूर होंगे, वायु है फेफड़ों से उठने वाली वायु है, उसके बीच में कोई अड़चन नहीं आई, कोई रुकावट नहीं आई, तो बिना अवरोध के बाहर निकलती है, इसलिए कंपन नहीं होता। इसलिए कंपन तथा गर्जना क्या है? कंपन तथा गर्जना नहीं होती। ये पहली बात हो गई, कंपन तथा गर्जना नहीं होती। ठीक है। दूसरी बात बेटा, दूसरी बात क्या है? यहां तो क्या था? घोष, और इस तरफ क्या था? अघोष, अघोष। दूसरी बात बेटा, पहली बात तो है इनके उच्चारण में स्वर तंत्र मिले होते हैं, स्वर तंत्र दूर दूर होते हैं। स्वर तंत्र मिले होते हैं तो वायु धक्का देती है, धक्का नहीं देती, धक्का देती है तो कंपन होता है, कंपन नहीं होता, ऐसी बातें। उसके बाद क्या है बेटा? कंपन होगा तो दूसरी बात क्या है? कंपन होगा तो बेटा झंकार उत्पन्न होगी, झंकार उत्पन्न होगी तो घोष है ना, घोष, इन्हें दूसरा नाम है, इन्हें झंकृति, जिसमें झंकार उत्पन्न हो, इन्हें झंकृति वर्ण भी कहते हैं। घोष को क्या कहा जाता है? झंकृति वर्ण भी कहा जाता है। झंकृति यानी झंकार उत्पन्न होगी तो ये क्या कहलाएंगे फिर? इन्हें अझंकृति, अझंकृति वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात। अब बेटा झंकार उत्पन्न होगी तो वो आंखों को कोमल लगेंगे, सुनने में मधुर लगेंगे, तो तीसरी बात क्या है? इन्हें
इन्हें मृदु वर्ण या मृदु वर्ण या कोमल वर्ण, मृदु वर्ण या कोमल वर्ण भी कहा जाता है, कहा जाता है। मृदु, झंकार उत्पन्न होगी तो कोमल लगेंगे कानों को, तो मृदु भी कहा जाता है, कोमल वर्ण भी कहा जाता है। और इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें फिर कठोर वर्ण, कठोर वर्ण भी कहा जाता है, कहा जाता है। ये परिभाषाएं हैं बेटा। बाह्य प्रेतन की बात कर रहे थे हम, ये रहा आपका बाह्य प्रेतन। अभ्यंतर प्रेतन की बात हमने पिछली क्लास में कर ली। अब बाह्य प्रेतन है, आठ प्रकार से अभ्यंतरिक प्रेतन है, वो 8 प्रकार से किया जाता था। श्वास अवरोध के आधार पर किया जाता है, कुल 8 तरह के परिवर्तन होते हैं। बाह्य प्रेतन है, परिभाषा क्या है, बाद में किया जाता है, बाद में किए जाने वाला प्रयत्न क्या कहलाता है, बाह्य प्रयत्न कहलाता है, बाद में किया जाने वाला प्रयत्न। 2 प्रकार से करते हैं, श्वास अवरोध के आधार पर। श्वास अवरोध के आधार पर क्या होता है, एक तो होता है अल्प प्राण और एक क्या होता है, महाप्राण। श्वास अवरोध के आधार पर 2 होते हैं। बाह्य प्रयत्न भी 2 प्रकार का है, पहला और दूसरा। ये पहला है, श्वास व औरस्य के आधार पर ये 2 प्रकार से किया जाता है, अल्प प्राण और महाप्राण। और कंपन व स्वर तंत्रों के आधार पर है, ये भी 2 प्रकार से किया जाता है। कौन कौन सा है, घोष और अघोष। ठीक है, इतनी बात। फिर हमने किया था और नाम भी है, श्वास के आधार पर बोल दो, औरस्य के आधार पर बोल दो, उच्चारण काल के आधार पर बोल दो, चाहे काकल्य के आधार पर बोल दो, वायु प्रक्षेप के आधार पर बोल दो, या प्राण तत्वों के आधार पर बोल दो, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में कम वायु बाहर निकलती है, उच्चारण काल छोटा होता है। महाप्राण में अधिक वायु बाहर निकलती है, उच्चारण काल लंबा होता है। फिर कंपन और स्वर तंत्रों के आधार पर घोष और अघोष। घोष में क्या होता है, स्वर तंत्र आपस में चिपके हुए होते हैं, वायु धक्का देकर बाहर निकलती है तो कंपन और गर्जना नहीं होती। यहाँ स्वर तंत्र दूर दूर होते हैं, वायु बिना अवरोध के बाहर निकलती है तो कंपन और गर्जना होने की संभावना होती है, कंपन और गर्जना होती है। कंपन और गर्जना होती है, इस कारण इनको जंकृति कहा जाता है और मृदु व्यंजन भी कहा जाता है, कोमल वर्ण भी कहा जाता है। जंकृति नहीं होती, इस कारण इनको क्या कहा जाता है, कठोर वर्ण भी कहा जाता है। अब है बच्चों, क्या है, सारणी है, किसकी, अल्प प्राण की और महाप्राण की। अल्प प्राण की और महाप्राण की सारणी है। सबसे पहले अल्प प्राण और महाप्राण है, तो बेटा सबसे पहले क्या है, नाम लिख रहा हूं मैं। एक तो होता है क्या, अल्प प्राण, और एक क्या होता है, एक है महाप्राण। ये तो है श्वास व औरस्य के आधार पर। और इस तरफ क्या होते हैं, कंपन और स्वर तंत्रों के आधार पर। एक तो होता है घोष वर्ण और दूसरा क्या होता है, अघोष, अघोष वर्ण। ठीक है, ये है क्या, सारणी है भाई। अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष। ठीक है, परिभाषाएं हो चुकी पहले। अल्प प्राण में क्या होगा, पहला, तीसरा, पांचवा। पहले, तीसरे, पांचवें का मतलब बेटा कै वर्ग का, कै कबूतर, गै गमला और अंग खाली, च, जय और इये। इसी प्रकार टै वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, तय वर्ग का, और पै, बै और मैं। प्रत्येक वर्ग है कैसे लेकर मैं तक का, यहाँ का पहला, तीसरा और पांचवा। तो बेटा दूसरा और चौथा क्या हो जाएगा, महाप्राण। दूसरा और चौथा महाप्राण।
हम कहां तक आ गए? कै से लेकर मैं तक हो गया, कै खे गए घे अंगे च छ ज झ ये, ठीक है। उसके बाद ये रे ले और वे क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। से और है ये क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। और उसके बाद बेटा सारे के सारे स्वर हैं, सभी स्वर हैं, ये क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण। अब इनकी संख्या पूछ लेते हैं। प्रत्येक वर्ग के 3 हैं, कुल 5 वर्ग हैं, तो 15 हो गए। 16 17 19 हो गए, 15 और 4, और 19 और 11 स्वर होते हैं। 19 और 11 कितने हो गए? संख्या कितनी हो गई? 30। कुल कितने होते हैं? कुल होते हैं बेटा 44। कितने हो गए? 30। और प्रत्येक वर्ग के 2 हैं, प्रत्येक वर्ग के 2 हैं। 5 वर्ग है, 5 2 10 और 4 10 और 4 14, और 30 और 14 कितने हो गए? 44। संख्या होती है अल्प प्राण की 30, और महाप्राण की कितनी होती है? सॉरी भाई, महाप्राण की कितनी होती है? महाप्राण की होती है 14। ये रही। अब बेटा बात करें घोष की, कौन कौन से आएंगे? तीसरा, चौथा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग के अंतिम 3, कै ख को छोड़कर अंतिम 3, च छ को छोड़कर अंतिम 3, ट ठ को छोड़कर अंतिम 3, और त थ को और प फ को छोड़कर अंतिम 3। तो बेटा पहला दूसरा किस में आ जाएगा? ए घोष में आ जाएगा। फिर बेटा ये वाली चीज यहां लेके जानी है, क्या? ये रे ले वे और क्या? और क्या? सभी स्वर। एक ये है, ये भी यहां लेके जाना है, यहां आ गया। और बाकी बेटा से यहां आ गए, बच गए क्या? से और से, ठीक है। ये क्या है? अल्प प्राण और महाप्राण। और ये क्या है? घोष और अघोष। प्रत्येक वर्ग के अंतिम 3, फिर ये रे ले वे, और है को ऊपर ले गए, यहां तो नीचे है महाप्राण है, लेकिन यहां क्या है? घोष है। सभी स्वर यहां आ गए, पहला दूसरा बच गया था, और यहां क्या रह गए? तीनों से यहां आ गए। इनकी संख्या बेटा प्रत्येक वर्ग के 3 है 15, 15 और 5 20, 15 और 5 20, और 20 और 11 31, 5 2 10 और 3 13, 31 और 13 कितने हो गए? 44 हो गए। ये थे बेटा अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे उच्चारण स्थान। तब तक सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।